नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सभी का स्वागत कर रहा हूँ आज मैं और नववर्ष की सभी को हार्दिक बधाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कर्नल RSN सिंह जी और हम बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। स्वागत है आपका कर्नल सिंह। दीक्षित साहब, हमें आपको और आपके दर्शकों को अ, मेरी ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आने वाला साल मंगलमय हो आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है जी। तो अब जो बांग्लादेश की स्थिति है, इसको आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। दिशा पूर्व निर्धारित है। नीचे नीचे इट इज जाएगी। गोइंग ये इट इज गोइंग द अमेरिकन वे। ये मत लोग भूलें कि खालिदा जिया की जो बीएनपी थी वो अ, एक तरह से एक एलाई था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और उसके बाद से जो तारिक रहमान जो आया है, 17 साल बिताए वहां पे, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो अपना एहसान तो चुकाएगा वो। हाँ, वहां के जो अंदर में जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हुआ है कि अचानक हो गया, अचानक इनका निधन हो गया और अचानक उनको ढाका आना पड़ा। इसके बेटे को, तारिक रहमान को, ये सब अचानक नहीं हुआ। मेरी अपनी जानकारी है कि वो 1 महीने पहले ही गुजर चुकी थी, इन द सेंस कि वो वेंटिलेटर में ऊपर नीचे हो रहा था। तो वो कोई उम्मीद नहीं थी, किसी किसी तरीके से उस वेंटिलेटर पर उनकी सांसें चल रही थी, नहीं चल रही थी, मैं ये नहीं कह सकता हूं। बट ये अकस्मात ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, स्क्रिप्टेड था, ये स्क्रिप्टेड हम्म था। हम्म। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी, मतलब हमारे नजरिए से कोई बदलाव नहीं है। और सबसे पहली बात है कि आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि दे दूं, सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। और फिर शायद उससे ये भी क्लैरिटी मिले कि हमको आगे क्या करना चाहिए। और जब तक आपको हकीकत ना मालूम हो और आप तथ्यों से भागते रहे तो आपको कभी अपने लाइन ऑफ एक्शन का आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो देखिए, एक बात जान लीजिए कि दिस स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान, इसका क्रिएशन अंग्रेजों ने किया था। क्यों किया था? वहां जब ये यूनाइटेड इंडिया पे राज कर रहे थे, उस समय भी ये ग्रेट गेम खेल रहे थे। मतलब ग्रेट गेम था कि भाई रशिया आ चुका है सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान में आ गया, और वहां से अगर वो रोल डाउन करे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा खतरा था, तो ग्रेट गेम स्टार्ट हुआ। ग्रेट गेम के तहत ही ये सारा कुछ कश्मीर का मामला, ग्रेट गेम के तहत ही पाकिस्तान को एक दीवार बनाया गया सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ये दीवार दीवार जो बनाया, तो सोवियत यूनियन तो चुप बैठने वाला था नहीं। और आपको मालूम है उसके बाद ऑनसेट हुआ कोल्ड वॉर के का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर में दोनों की जो डीप स्टेट्स हैं वो सक्रिय थी, पूरी दुनिया में सक्रिय थी। कोई कहीं पे हमले करवा रहा है, कोई कहीं पे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, कोई कहीं पे असैसिनेशन कर रहा है, ये पूरा वो दौर जारी था। उसी तहत उन्होंने 71 में उनको मौका मिला, शेख मुजीब का उन्होंने असैसिनेशन करवा दिया, जो अमेरिकन डीप स्टेट है। असैसिनेशन के पहले एक और चीज बता दूं,
कि वो भी नहीं भूले थे कि 71 की जो उनके और उनके जो जो प्रॉक्सी था पाकिस्तान, जिस जो उनको जो शर्मसार होना पड़ा था, वो भी नहीं भूले थे। तो उस समय उन्होंने ये आपका खालिस्तान वाला मूवमेंट भी शुरू करवा दिया था। तो ये दोनों लिंक्ड है। तो उसके बाद से जब इनका असैसिनेशन हुआ 75 में, तो उसके जगह पे किसको लाए? तो ये खालिदा जिया का हस्बैंड जियाउर रहमान, तारिक रहमान के पिताजी, उनको बनाया गया। और वो एक अपने आप को वो फ्रीडम फाइटर कहता था, लेकिन वो कभी फ्रीडम फाइटर नहीं था। वो उसने, जैसे हमारे यहाँ आपके एक पॉलिटिशियन है ना, वो हमेशा चोला ओढ़ लेते थे, कब अपना पलटी मारेंगे कोई नहीं मालूम है। तो उसी उसमें आ, वो उसको ले आए और उसको गद्दी पे बिठाया, कू करवा के। तो जियाउर रहमान जो था बिल्कुल प्रो यूएस, और उसके बाद से वो एक बहुत बड़ा उसने अहम डिसीजन लिया, निर्णय। जमायते इस्लामी को उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके उसको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे दिया। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जमायते इस्लामी, आपको मालूम है कि पाकिस्तान वॉर के समय 2 ब्रिगेड्स उसने डिप्लॉय किए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड, और दोनों ही अपने लोगों के खिलाफ। तो फिर उसके बाद वो चले 6 साल तक, जी। और फिर थोड़ी जियो पॉलिटिक्स बदल गई। तो बदल गई जी। तो अब दो लोगों को, मतलब उनको नहीं चाहिए थे। जियाउर रहमान स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू चाइना, और जो 71 वाली जो बॉनहोमी थी यूएस और चाइना में के, वो बॉनहोमी धीरे धीरे इरोड हो गई थी। और वहां पर ये जो था भुट्टो भी, उसको भी आउस्टर करवाना था उसका। जियाउल हक को ले आए, उसको फांसी दिलवा दी, यहाँ पे कू करवा दिया, जियाउर रहमान को भी हटवा दिया। सो ये एक ही पृष्ठभूमि में इसको कृपया देखने की कोशिश करें। तो जियाउर रहमान को मरवा दिया, और भी कुछ उसने किया होगा एंटी, जो कि यूएस इंटरेस्ट में नहीं हाँ, वो उनको जियाउर मैं। रहमान अपने आप को थोड़ा बांग्लादेशी नेशनलिस्ट भी मानता था ना। जी वो जी 1971 में तो वो म्यूटिनी कर गया था, चटगांव में था तब। और जी उधर जी जी अक्रॉस द बॉर्डर म्यांमार से फिर ऑपरेशंस कराता था। तो ये लोग नहीं जी चाहते होंगे जी कि कोई भी किसी तरह का कोई नेशनलिस्ट रहे, चाहे हल्का हो जी। चाहे तगड़ा। तो उसके बाद से जनरल इरशाद को ले आए। अब इरशाद जो है वो यहां तक प्रो यूएस था कि उसने बांग्लादेशी ट्रुप्स कमिट किए गल्फ वॉर में। और साथ साथ क्या किया, साथ साथ उसने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। अब आप, जो मैं एक बहुत अहम अहम विश्लेषण पे आ रहा हूं, आप ये सारी जो घटनाक्रम को देखें तो एक चीज साफ हो जाती है कि जब भी पाकिस्तान या बांग्लादेश में जैसे यूएस के तरफ टिल्ट बढ़ता जाता है, उसी कॉन्कॉमिटेंटली कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी बढ़ता जाता है। जो वहां के रूलर जो है, वो अपने इस टिल्ट को ऑब्फुकेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, अपने यहां जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं उसको बढ़ावा देना शुरू करते हैं। और यही ये हुआ था। आखिर ये जो आपके सब कॉन्टिनेंट में जो रेडिकलाइजेशन हुआ मुस्लिम्स का, वो क्यों हुआ? अमेरिकन का पाकिस्तान पर साया था,
अब उसको जस्टिफाई करने के लिए वहां पर भी जमायते इस्लामी को पूरी छूट दे दी गई, उसको बढ़ावा दिया गया। मिलिट्री जो है उसको जब भी कोई वो कॉर्नर्ड हो जाता था या उसको देश के ऑपोजिशन को बैलेंस करना होता था तो वो पार्टनरशिप कर लेता था ये मुल्ला ऑर्गेनाइजेशन से, और इस तरह से वहां पे हुआ। और यही चीज अभी बांग्लादेश में देखने को मिला है। तभी मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये 20 करोड़ मुसलमान, इनका क्या करोगे, क्या समुंदर में डाल दोगे, बे ऑफ बंगाल में डाल दोगे, अरेबियन सी में डालोगे। अरे साहब, ये अमेरिकन से सीखो। वो मारते भी हैं, उनको पीटते भी हैं, और अपने हक में काम भी करवा लेते हैं। किसको नहीं पीटा इन्होंने, आप बताओ, किसको नहीं पीटा? ईरान को पीटा, सीरिया को पीटा, ठीक है सर, ये अफगानिस्तान में पश्तूनों को पीटा, सभी जगह ये पीटते रहे और अपना काम भी करवा लेते हैं ये। तो उनसे थोड़ी सीखने की जरूरत है। और जो ये फिगर्स है ना इस्लाम में, उसको वो बेखूबी जानते हैं। अगर उनको ये फिगर्स के बारे में और जो इस्लाम के जो मर्डरस और ब्रूटल आइडियोलॉजी के बारे में अगर उनको जानकारी नहीं होती तो कभी भी वो सोवियत नहीं यूनियन में वो वॉर मशीन नहीं तैयार करते। मुझे याद है एक बार लियाकत अली खां गया था अमेरिका, और अमेरिका में उसने बोला था, ए, वो उस समय जो प्रेसिडेंट थे उनको, कि इफ द कम्युनिस्ट कम, me we the Muslims will fight with bare hands, कुछ ऐसे। so he sold that Islamic इस्लामिक आइडियोलॉजी टू देम। और वो उस समय से वो जानते थे उनको, तो वो जानते थे कि कम्युनिस्ट को वो कहते हैं ना, लोहा को लोहा काटता है, लोहा इसको मत मानिए, एक एच को दूसरा ही एच जो है वो उसको अपने रास्ते पे ला सकता है। और इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक एच को दूसरे एच पर के इस्तेमाल करना ये बहुत आम बात है, ठीक है ना, यही तरीका है। तो अब ये हुआ साहब, तो फिर ये उसके बाद क्या होता है कि इरशाद आए, अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, 11 साल गद्दी पे रहा, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। उसके बाद अमेरिका भी थक गया, सोवियत यूनियन भी वो डिसॉल्व हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने जो रशियन डीप स्टेट था वो भी थोड़ा ढीला पड़ चुका था। अमेरिकन का भी डीप स्टेट थोड़ा इंटरेस्ट लेना कम कर दिए। तो आप दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप देखोगे कि एक दौर आया डेमोक्रेसी का। तो पाकिस्तान में क्या होता है, ये 90 के बाद से बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में वो ऑल्टरनेट करने लगे, एक बार बेनजीर आए, फिर नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ गया, बेनजीर आया, ऐसे 3-4 बार हुआ। उसी तरह से बांग्लादेश में हुआ, एक बार खालिदा जिया, फिर शेख हसीना, फिर ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट करने लगा। और ये ऑल्टरनेट करने का सिलसिला करीब 2008 तक चला, और 2014 में उसके बाद तो इट वाज शेख हसीना ऑल द वे। अब शेख हसीना ऑल द वे का मतलब है कि भाई आप हमारी डिप्लोमेसी को दो या हमारी फॉरेन पॉलिसी को दाद दे सकते हैं, और जो अदृश्य है उसको भी आप दाद दे सकते हैं, जो भी है, आई डोंट नो। तो 2014 के बाद अब 2024 में फिर हालात बदले, और हालात क्यों बदले उस पर भी मैं आऊंगा। उसके बाद अमेरिका जो है, इट हैज स्ट्रक बैक।
एंड इट स्ट्रक बैक। और अब ये है कि अब फिर से पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कोशिश जारी है। मतलब कुछ लोग का ये मानना है कि ऑलमोस्ट बन ही गया है। और आपके दर्शकों को एक बात मैं बता दूं कि 1954 तक ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट बंगाल बोलते थे। ठीक है सर। तो ये है बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल जर्नी, जो अभी तक मैंने आपको ये बताया। अब क्या होता है कि 5 अगस्त इस साल, सॉरी अब तो लास्ट ईयर हो, हाँ पिछले साल, अ, शेख हसीना जो हाँ है, हाँ, आज से तो 2026 सॉरी शुरू हो सॉरी गया। 2024 में, हाँ 5 अगस्त 2024 में शी वॉज कंपेल्ड टू फ्ली द कंट्री along with her सिस्टर शेख रेहाना। ठीक है। और जब वहां से वो निकली, एग्जिट हुआ, तो ये प्रोटेस्टर्स जो थे, उनके बंगलों को उन्होंने रैंसैक करना शुरू किया। और जिसको कहते हैं कि इतनी नफरत, गुस्सा नहीं नफरत, और इतनी दरिंदगी, इतना वहशीपन, कि उस वृद्ध महिला का उन्होंने, जो लिंगरीज है, उसका भी उन्होंने एक तरह का, जो जिहादी मानसिकता होती है, उस मानसिकता का प्रदर्शन किया। शेख हसीना के एग्जिट में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ थे वकरुज्जमान, उनका बहुत बड़ा हाथ था। अ, ये बिल्कुल साफ ऐसा दिख रहा था कि किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये हम तो ये नहीं संभाल सकते हैं, या जो भी अमेरिका से प्रेशर है हम उसको नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर करेंगे कि शेख हसीना, जो हमारी रिश्तेदार भी हैं, उनको हम भारत से सुरक्षित रूप से हम निकालने में मदद करेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को, कि अमेरिका, रशिया, चाइना ये सब ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में 2 ही कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है इंडिया और बांग्लादेश आर्मी। और आपको तो मालूम है दर्शकों को कि जो एंटी कोटा स्टर जो वहां पे चला, प्रोटेस्ट, वो खत्म हो गया था, क्योंकि प्लानिंग तो एक वाइड, ज्यादा बड़ी मूवमेंट की थी, वो तो सिर्फ एक बहाना था। तो वो एक एक बहुत बड़े मूवमेंट में उसको तब्दील की गई। ये देखिए, ये प्रोटेस्ट और ये वाइड वाइड मूवमेंट जो है, इसका उद्देश्य केवल शेख हसीना को हटाना नहीं था। उसका उद्देश्य था टू किल द लेगेसी ऑफ मुजीबुर रहमान, और मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। अब यहीं तक नहीं, बाद में उन्होंने जो 32 धान मंडी, कभी धान का मंडी रहा होगा तभी उसका नाम है 32 धान मंडी, वहां पे शेख मुजीब का रेसिडेंस हुआ करता था, जो कि एक तरह से एक हिस्टोरिक साइट, एक म्यूजियम की तरह था। वहां पर ये इनकलाब मोंचो, अब ये इनकलाब मोंचो में कौन था? ये जो आपका हार्डी जो मारा गया, ठीक है, उसके साथ ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ये जो स्टूडेंट्स ने अपनी जो पार्टी बनाई है, जमायते इस्लामी, हिजबे इस्लामी, ये सब मिलके वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और यहीं तक नहीं, वहां तोड़ फोड़ जो वैंडलिज्म हुआ,
32 धानमंडी में वो वहीं तक सीमित नहीं रही, वहां पर स्लोगन्स लगाए गए कि नेशनल एंथम को हटाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो कहां तक ये उस लेगेसी को किल करने के लिए इनकी योजना थी या इनकी मंशा थी। संदेश साफ था, उन्होंने प्रो इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल नकार दिया और उनका बिल्कुल जो डेमोन्स्ट्रेटेड, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, उनका इरादा था, वो था पाकिस्तान के फोल्ड में फिर से घुस जाना 71 के पहले की तरह। अगर ईस्ट पाकिस्तान की तरह नहीं तो कम से कम एक जिहादी स्टेट एलाई बनकर। और दीक्षित साहब, मैं आपको बता दूं कि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, अंडर शशि थरूर एक गठन हुई थी और उन्हें कई मतलब सोर्सेस को उन्होंने इनपुट्स लिए, वहां से कई लोगों से उन्होंने मिले और ये अपने आप में ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही क्या मैं बोलूं, वेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रू टू दी ट्रू टू द ट्रूथ, आई वुड से। जो एक्चुअलिटी जो है उसमें उससे काफी नजदीक है। वो रिपोर्ट कहता है द 1971 चैलेंज वाज एग्जिस्टेंशियल, a humanitarian crisis and the birth of a new nation। उनका कहना है, हिंदी में इसी का रूपांतर कर दूं, कि 1971 में जो चुनौती थी वो अस्तित्व का था, एग्जिस्टेंशियल था। वो एक मानवता का क्राइसिस था, एंड द बर्थ ऑफ ए न्यू नेशन, और सवाल था एक नए राष्ट्र के जन्म का। फिर आगे कहता है टुडेज थ्रेट इज मोर सटल, यानी कि आज जो खतरा है वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट पोटेंशियली मोर सीरियस, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गंभीर और गहरा, सीरियस एंड प्रोफाउंड। जेनरेशनल गिफ्ट डिस्कनेक्ट, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से अलग हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। शिफ्ट्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीति है उसमें बदलाव आ गए हैं। पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट, जो सामरिक जो व्यवस्था थी या जो अलाइनमेंट्स थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अवे फ्रॉम इंडिया, जो अलाइनमेंट हुआ है वो भारत से अलग हो चुका है। और ये पार्लियामेंट बोल रहा है सर, पार्लियामेंट्री कमेटी के, अवे फ्रॉम इंडिया, द कोलैप्स ऑफ अवामी लीग डोमिनेंस, द राइज ऑफ यूथ नेशनलिज्म, ये जो वर्चस्व था अवामी लीग का, उसका कोलैप्स होना, एक नई तरह के राष्ट्रवाद यूथ में उभरना, द रिटर्न ऑफ इस्लामिस्ट फोर्सेस, इस्लामिक ताकतों का फिर से वर्चस्व कायम करना, एंड द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, पता नहीं इसमें इन्होंने अमेरिका को क्यों ओमिट कर दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एंड द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, मतलब चाइना और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ वर्चस्व, ये सब मिला के दिस इज ऑल टुगेदर मार्क ए डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट। ये बांग्लादेश के लिए एक नया मोड़ है, बिल्कुल एप्ट जो उनकी रिपोर्ट है। अब
होता क्या है कि अभी हमने देखा कि जैसे ही यूनिस मियां गद्दी पे बैठते हैं, अ स्ट्रीम ऑफ मिलिट्री डेलीगेशंस एंड डिग्निटरीज तांता लग जाता है पाकिस्तान से और कई देशों से, मिलिट्री खास करके पाकिस्तान से, मिलिट्री डेलीगेशंस और डिग्निटरीज का 54 उसमें सब जो लोग आए, जो मिलिट्री के फिगर्स वहां पे आए, उसमें थे पाकिस्तान के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल नावेद अशरफ, और उसके बाद आपको तो मालूम है पाकिस्तान के जो उस समय हेड ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी थे शाहिद शमशेर मिर्जा, वो भी आए। शाहिद शमशेर मिर्जा को एक किताब भेंट की गई हम्म, जिसमें कि भारत का, आपको मालूम है, डिस्टॉर्टेड नक्शा बनाया हुआ था, हम्म। और ये और नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। तो ये अपने ये जो आप में एक बहुत बांग्लादेश बड़ा को ये हम्म, जो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश बनाने का जो ये ऑब्सेशन चल रहा है, ये मुझे लगता है कि ये मुस्लिम लीग के ज़माने से है, जब मुस्लिम लीग ने असम को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। जी 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 जी, मैं और जब मैं वो मैं इस पे अंग्रेज़ों ने जब बंगाल का डिवीज़न किया था, तब उन्होंने जो पूरा ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें असम भी शामिल किया था। तो तब से ये जी लोग जी, मानते हैं कि ये तो हमारा ही है, ये तो गलती से उधर चला गया। नहीं नहीं, शेख मुजीबुर रहमान ने एक उस जमाने में पेपर लिखा था, और किसके साथ, आई थिंक इट वाज ए जॉइंट पेपर, दूसरे का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उस पेपर में यही लिखा था उन्होंने कि ईस्ट पाकिस्तान, जो असम जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जो नया ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, या तो हमको तेल के लिए चाहिए, हमको चाय के लिए चाहिए, ठीक है, और दो तीन और उसमें हमको नदियों को लेके चाहिए। तो उन्होंने पूरा आर्ग्यू किया था शेख मुजीबुर रहमान। दिस वाज समवेयर इन 1946 और समथिंग, ही हैड रिटन अ पेपर एनीवे। तो उसके बाद से ये देखिए, जो मैप मैप गलत बनाया, जानबूझ के बनाया, इंडिया को प्रोवोक किया उसने, और 54 साल में पहली बार एक बांग्लादेश का नेवी डेलीगेशन, और उसके साथ उसी के साथ साथ एक पाकिस्तान नेवल शिप, वो सैफ, वो बांग्लादेश में आया। नवंबर 2025 की बात कर रहा हूं। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। उस टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के क्या उसके डिटेल्स हैं, वो भी पब्लिक नहीं हुआ है। और उसके बाद 6 दिसंबर को एक 4 मेंबर डेलीगेशन, कोमोडोर जियाउर रहमान है, वो चिटागोंग वहां लेकर आया। उसी के कुछ दिन के बाद एक रियर एडमिरल मोइनुल हसन है, जो कमांडर है चिटोग्राम, ये चट्टोग्राम बोलते हैं उसे, चिटागोंग नेवल एरिया का, वो पाकिस्तान विजिट करता है, और नेवल कोऑपरेशन बढ़ाने की बातचीत होती है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन था कि किस तरफ ये ये जा रहा है। ये पूरा जो इनका जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, वो अ, भाई, जब बांग्लादेश बना तो ईस्टर्न सी बोर्ड से तो इनका रवानगी हो गया था ना पाकिस्तान का। और अगर मुझसे पूछे तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वही थी कि हमने बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी में जो पाकिस्तान का जो कनेक्ट था, वो कनेक्ट को खत्म कर दिया। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ दैट। और वो कई चीजों में हमको उसने मददगार भी साबित की। एक तो वो साउथ ईस्ट एशिया सीटों से अलग हो गया। दूसरा क्या है कि आपने तो देखा दीक्षित साहब, सार्क तो पाकिस्तान के कारण उसका क्या हश्र बना और नॉन फंक्शनल हो गया। अब हमने, हमारे पास एक विकल्प था बिम्स्टेक, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
बिम्स्टेक हमने बनाया, बड़ी उम्मीदें थी हमारी बिम्स्टेक से। अब उसका क्या आगे होगा मैं नहीं जानता हूं, उसका तो हेडक्वार्टर ढाका में। लेकिन जी जी जी, वो सेवन 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 कंट्रीज उसके मेंबर है बिम्स्टेक के। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम सर की ऐसी तैसी कर लो, हम बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज है, हम आपस में बहुत पोटेंशियल है हम लोग का इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, हम उस पर ये करेंगे, ठीक है। तो अभी उसको यूनिस मियां उनको बुला के क्या साबित करना चाह रहे हैं। और दीक्षित साहब, मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ये अपने आप को इकोनॉमिस्ट क्या बोलता है, पता नहीं, ये पता नहीं मुझे इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट भी होना चाहिए कि नहीं, मुझे मुझे उस पर भी डाउट है। और मैं बड़े बड़े जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बट नो, यू शुड कॉल एनीबडी अ इकोनॉमिस्ट। मतलब साइंटिस्ट की तौर पे आप ये वर्ड क्यों यूज करते हैं आप, इकोनॉमिक्स? उसी तरह से आप किसी को बोलेंगे कि ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप बोलेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर अगर साइंस अगर है, तो मनमोहन सिंह भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, और वो कौन था, वो अशोक मित्रा बंगाल वाला लेफ्टिस्ट, वो भी बहुत बड़ा हो इकोनॉमिस्ट है। अशोक मित्रा ने तो हैं? बंगाल का जो हाल किया है वो, जी, तो ये, अशोक और मित्रा मैं ने जो इस, बंगाल का हाल किया है, और बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे मनमोहन सिंह जी भी तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। जी जितने जी बड़े जी, बड़े तो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इकोनॉमी की ऐसी तैसी की है हमेशा। और आप बताओ, ये भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, यूनिस भी अपने आप को बहुत। तो इन इकोनॉमिस्ट ने मिलके अब अपने देश में जो गुर्बत थी उसको क्यों नहीं खत्म किया? मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह भारत से व्हेन ही एग्जिटेड, जिस दिन इस आदमी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, उस दिन से वे भारत के आर्थिक व्यवस्था के सुनहरे दिन आ गए। आप ये एनालाइज करके देखना। तो ठीक है, आप अगर इफ यू इंसिस्ट, मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक्स हो सकता है। आप, सर, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और ये कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मैंने कई लेक्चर्स अटेंड किए, और फिर उसको एनालाइज में, ये जो अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहता था भगवती, उसका भी मैंने लेक्चर सुना, जाके कई लोगों का मैंने लेक्चर सुना। मैं कहता था ये क्या है यार? या तो तुम अगर साइंटिस्ट हो, दैट वर्ड IST अगर यूज करते हो तो डंके की चोट पे बोलो कि ये एक इंपेरिकल डिसिप्लिन है, और मैं इतने 12 महीने में या 6 महीने में या जो भी है, मैं आपको यहां से यहाँ GDP मैं 5% से 7% कर दूंगा। तो एनीवे, बहुत तरह के फ्रॉड दुनिया में चल रहे हैं। क्या करें इन फ्रॉड्स का? तो ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा इतने जो फ्लरी ऑफ डेलीगेशंस, नेवल चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये मैप का आखिर यूनिस मियां इतनी हरी में क्यों है? वाई इज ही इन सच ए टेयरिंग हरी? अब एक, देखो, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है ना सर। इंटरिम गवर्नमेंट का क्या काम होता है? इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है कि इंटरिम लॉ गवर्नमेंट एंड देखिए, दो ऑर्डर। तरह की इंटरिम गवर्नमेंट हमने देखी है, एक बांग्लादेश में देखी, एक नेपाल में देखी। नेपाल वाली ने चुपचाप, आप ये देखिए, 6-8 महीने के अंदर ही वो चुनाव कराए दे रहे हैं, और ये भाई साहब जो है वो चुनाव टालने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा ये तो डायरेक्शन बदल रहे हैं ना बांग्लादेश का। तुम तो इंटरिम गवर्नमेंट हो ना यार। आप कहते हो बहुत करप्शन था, बहुत ये था, मुझे मैं इतना बड़ा, मतलब मैं महापुरुष, मुझे लाया गया। तो इंटरिम गवर्नमेंट के महापुरुष का काम है लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना, शांति व्यवस्था
स्थापित करना और ऐसे अच्छे हालात पैदा करना कि उसमें चुनाव किया करवाया जा सके। वो बट हो ये नहीं रहा। आदमी तो, हाँ, बट तो ये कुछ और ही डायरेक्शन में ही जा रहा है। इनको क्या करना चाहता है ये आखिरकार? he has gone beyond his brief। ये उस रास्ते पे उस रास्ते पे ये बांग्लादेश को डालना चाहता है, या उस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, या इसको कहो इपॉक मेकिंग डायरेक्शन, उस डायरेक्शन पे चलना चाहता है कि इसके बाद जो भी सरकार आएगी उसके लिए फेट ए कंपनी सिचुएशन हो जाएगा। वो इस कोर्स को बदल नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? ये जो आप अभी मैं 1 मिनट, मैं कह रहा हूं कि ये डेलीगेशंस की बात नहीं है। आपने अभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि बांग्लादेश 10 यूरो फाइटर और 6 टर्किश T-123 हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाला है। अब ये क्या है सर? ये केवल एक जेनरेशनल अपग्रेड नहीं है, इसका सीधा संबंध जो है वो स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन, यानी कि यूनिस मियां के अंदर में पूरा स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन हो रहा है बांग्लादेश में। इसका सीधा संबंध इंडो पैसिफिक से है, और एक बिल्कुल एक शिफ्ट जो सोवियत एरा जो वेपन प्लेटफॉर्म्स और चाइना से जो वेपन प्लेटफॉर्म्स है, वो मतलब वो टुवर्ड्स द वेस्ट उसको कर दिया गया है। और ये जो एग्रीमेंट्स जो मैंने जो बताया, जो साइन हुए हैं यूरो फाइटर टाइफून और टर्किश 129 हेलीकॉप्टर का, ये पहला फोरेज है वेस्टर्न कंट्रीज का पाकिस्तान के एयर पावर में, सॉरी बांग्लादेश के एयर पावर में। एंड दिस इज, ये जो यूरो फाइटर टाइफून का जो कह रहे हैं कि इट विल बी एट अ कॉस्ट ऑफ 2 से 3 बिलियन डॉलर का, तो ये भी ये यूनिस मियां के नीचे हो रहा है। अब इसको मान लीजिए कल तारिक रहमान अगर आ जाता है, उसके लिए फेट अ कंप्लीट सिचुएशन है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो आप देखो, एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक नाजायज सरकार, मैं तो कहता हूं ये इस सरकार को कू करवा के बैठाया गया है यहां पे, वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले रही है। अच्छा, जहां तक जमायते इस्लामी का सवाल है, वो तो हमेशा अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते रही हैं, और उनका जो वहाँ आईएसआई और जो मिलिट्री है उसके साथ उनका गहरा लगाव है। इसके अलावा जमायते इस्लामी बांग्लादेश के जो लिंकेजेस हैं इंडिया के जमायते इस्लामी से और पाकिस्तान के जमायते इस्लामी से, वो बहुत गहरे हैं। और ये सबकी सोच जो है वो पाकिस्तानी है। और इनका ये भी बता दें आपके दर्शकों को कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितनी जिहादी तंजीमें हैं, वो सब के सब वो कहीं ना कहीं उनकी ताल्लुकात जमायत इस्लामी से है, हाँ या हाँ, एक वो तरह तो से है, उसको, वो तो है। हाँ, उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन के। अब आप ये देखिए, इन्होंने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को बैन किया, और जमात इस्लामी के नीचे जितने भी मदरसे चल रहे थे वो वैसे के वैसे चलते रहे। जी सर। और आपको तो ये भी जमात बता दें इस्लामी कि को आप बैन कर दो और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को बैन मत करो, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करो, तो इस बैन का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये क्या है सर कि मुझे ये भी
ये मौका है तो इस पर भी एक थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मैं जमायत इस्लामी की बात कर रहा हूं, जिस टीवी शो पे वो अपना नुपुर शर्मा का जो बहस हुई थी, वो रहमानी क्या नाम है, तस्लीम वो भी रहमानी। कभी जब मैं भी कई बार उनके साथ बैठने का मौका मिला है। कई बार उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत शिकायतें भी की हैं, कोर्ट में भी जाने की कभी धमकी दी थी मुझे। वो भी पहले जमायते इस्लामी में थे। जमायते इस्लामी से फिर वो पीएफआई का जो वो ऑर्गेनाइजेशन है एसडीपीआई हाँ, के मेंबर बन गए, ठीक है ना। तो जब हमारे यहाँ लोग, वो लोग खास करके जो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, माननीय बी लॉर्ड्स को इस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए और फालतू के बयानों से बचना चाहिए। जी। जो उन्होंने कहा वो न्यायिक प्रिय प्रक्रिया का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन एक तरह से जो उन्होंने एक देशभक्त का जिस तरह से जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, नॉट एज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस बट अनवारंटेड कमेंट्स, वो किसी भी सजा से वो बड़ी ये सजा है। और मैं बता दूं कि समय का चक्र को वो देख खूब समझे हैं, ये बहुत घातक सिद्ध होगा। घातक इन द सेंस कि आपको फिर जब कोई ऐसा ही केस आएगा आपको फिर पोजीशन लेना पड़ेगा, और ऑलरेडी मैं देख रहा हूं। तो एनीवे, तो क्या है कि जो लोग न्यायिक प्रक्रिया में हैं, आप किसी एनवायरनमेंट में आप जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। और वो एनवायरनमेंट जो है वो तैयार करता कौन तैयार करता है? वो तैयार करता है जो हमारे यहाँ जो जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को जो लोग डिटरमिन करते हैं उनके द्वारा। और उस फेवरेबल जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के निर्माण में आपका भी रोल होना चाहिए। जुडिशरी का मतलब ये नहीं है धारा सौ सौ धारा सौ संविधान कह दिया, ये कह दिया। अरे संविधान के पहले भी भारत था और संविधान के बाद भी भारत रहेगा, ठीक है। तो एनीवे, सो दिस इज तो ये क्या था सर कि ये जो पूरी क्रांति जिसको कहते हैं ये जुलाई रेवोल्यूशन और ये रेवोल्यूशन, ये सारी की सारी प्लानिंग जो थी वो जमायते इस्लामी की थी। और इसको डायरेक्शन किसने दिया था? मोहम्मद यूनिस ने। और पेट्रनेज किसको दिया था? किसने दिया था? तो बाइडेन डिस्पेंसेशन में। तो आप देखिए ना, जब से यूनिस मियां आ गए, ये जुलाई क्रांति हो गई। कई जो ओहदेदार हैं लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद के, उन्होंने बांग्लादेश में उनका गाइडेड टूर्स करवाया गया है सर हमारे बॉर्डर एरियाज पे। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो गतिविधि है जिसकी मैंने चर्चा की वो बढ़ गई है। तो जब ये जो अननोन असैसिनेशंस हो रहे हैं, ये क्या है? अननोन असैसिनेशंस कैसा है? देखिए, क्या है कि जितने अभी फोर्सेस उभरे हैं, वो एनसीपी हो, इनकलाब मोर्चो हो, ये सारे फोर्सेस क्या है, अब क्रेडिट लेना चाहती हैं। ये सारे के सारे एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जिहादी फोर्सेस हैं, ठीक है। ये अब क्या है, अब आपस में इनकी कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। कुर्सी की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, पैसे की लड़ाई। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। वहां पैसे कमाने के कोई भी जो
पार्टी होती है उसके दो बहुत प्रमुख हिस्सा है, गतिविधि है। एक है यूनिवर्सिटीज में हॉल्स पे कब्जा, वो सारा का सारा एनसीपी ने कर लिया है, क्योंकि वो जो हॉल्स जो है दे आर द यू वुड से प्लानिंग सेंटर्स, आइडियोलॉजिकल सेंटर्स, सारा मतलब सब कुछ वहीं से पनपता है, उत्पन्न होता है और उसको ये होता है। तो वहीं से नैरेटिव बिल्डिंग होती है। और दूसरा है ये फेरी 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 क्रॉसिंग। सर आपको तो मालूम है बांग्लादेश में नदियां बहुत है। देर आर 260 मेजर एंड माइनर रिवर्स, ठीक है ना, इन बांग्लादेश। तो कईयों पर फेरी चलता है। अब वो जो फेरी चलता है उसका जो वसूली जो है, वो जो भी पॉलिटिकल फोर्स वहां पे जिसका वर्चस्व होता है वो वसूली शुरू कर देती है वहां पे। तो पहले ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो स्टूडेंट विंग जो था वो वसूली करता था। अब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन वाले जो एनसीपी हैं वो लोग करना शुरू किए हैं। अब सर क्या है कि आपस में इनका, और ये तो हमेशा होता है, कोई क्रांति होती है। अब जब आपकी उम्र कम होती है ना तो आप सोचते हो कि अभी तक सब बुरा था, अब जो मैं इस जो ये करेंगे ना उसके बाद तो बस मतलब ये दूध की नदियां बहेंगी। ये दिस इज हाउ यू थिंक एट द एज ऑफ 20 यू नो। फिर उसमें से कुछ लोग कहते यार हम तो पागल थे, क्रांति में लगे रहे, वो देखो साला वो नेता बन गया, वो मेरे साथ बैठता था, चाय पीता था। देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार रियलिटी कुछ और था। तो अब जब वहां पे रियलिटी हिट बैक कर रही है और रिसोर्सेस पे लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे को ये मार रहे हैं। अब हार्डी की आप ले लो, ये किसको खतरा था है हार्डी से? हार्डी को खतरा एनसीपी को था और यूनिस मिया को था। ही वॉज बिकमिंग वेरी पॉपुलर और उसने कह दिया मैं एनसीपी से नहीं, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूंगा ढाका से। तो कौन मरवाएगा उसको? उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अभी एनसीपी ने अपनी इफ्तार पार्टी जो है वो एक 5 स्टार होटल में दी थी। करेक्ट। बहुत से बाकी जो जिहादी फोर्सेस थे वो इसके खिलाफ हो गए। कल जो ये महफूज आलम जिसको ये लेके गए थे, याद है ना, बिल क्लिंटन के पास ये यूनिस मिया लेके गया था और प्राउडली उसको इंट्रोड्यूस। वो महफूज आलम ने कहा है कि अगर एनसीपी जमात इस्लामी के साथ अगर वो इलेक्टोरल पैक्ट करेगा तो मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, उसने ये डिक्लेयर कर दिया। तो अब देखिए, तो काफी एक और बात तो जो ये जो अभी म्यांमार के साथ भी चल रहा है वो क्या है? या ये भी हो सकता है। अभी क्या है सर, आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं सबका बड़ा स्वागत है, सबको नेशनलिस्ट होना चाहिए। लेकिन अब हमने तो जब हम तो उस समय थे 2008-9, जबकि आप इस्लामिक टेररिज्म भी नहीं बोल सकते थे। उस जमाने से हमने शुरू किया, उस समय कोई नहीं था। तो वो मेरे अपने अंदर की जो भावना थी, अब ये जरूर है कि मैं ऊपर वाले के अलावा मैं किससे डरता वरता नहीं हूं। तो फिर जब ये दौर चला आगे तो मैं तो वहीं का वहीं रहा, उसी रास्ते पे रहा। फिर बाद में बहुत से लोग कन्वर्ट्स हुए और अब जो कन्वर्ट हुए आप तो सबके नाम जानते हैं, जो ये राष्ट्रवाद के उसमें, उन सब का बेचैनी मुझे देखने में बहुत मजा आता है। और ये मैं इतने साल से किया, मैंने तो इतना सपोर्ट किया, उसने मेरे को क्या मिला?
मुझे क्या ये किया, तो अरे जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। वो भी नहीं जाएंगे ना। जाओ पाकिस्तान चले जाओ, कहीं चले जाओ। अरे भारत माता, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इट इज नॉट जस्ट स्लोगन, अपनी माँ की सेवा के लिए तुमको उसका तुमको ये इनाम चाहिए। एनीवे, तो आपने एक सवाल पूछा, तो इसमें तो ये जो रेवोल्यूशन जो था, ये मैंने बताया कि इनको गाइडेड टूर्स पर ले जाते थे। यही नहीं सर, अब देखो किस डायरेक्शन पे यूनिस मियां इस ले गया है इसको। अभी बांग्लादेश में पहली बार इंटरनेशनल खत्मे नबूवत, ठीक है ना, खत्मे नबूवत का मतलब फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट, उसका एक जो ग्लोबल जो ये है, मतलब सारी दुनिया के देश आए हुए थे वहां पर, पहली बार ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल ये इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। और ये सब यूनिस मियां के पेट्रनेज में। क्या डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई। क्या क्या आपको खतरा है भाई? डिस्कशन में हुई कि अहमदिया कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया है। अरे कितना पीटोगे अब अहमदिया को? ये भी तो सोचो कि इतने साल से आप कह ढा रहे हो, फिर भी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो उसमें आपको बता दूं कि जो मौलवी थे पाकिस्तान से, भारत से, नेपाल से, इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया से, वो सब वहां पर इकट्ठा हुए थे। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो जमायत इस्लामी ने। बिल्कुल। तो अब जो स्ट्रीट यूनिस पावर मियां तो जो है, स्ट्रीट पावर और ये ऑर्गेनाइजेशनल पावर तो जमात इस्लामी की है ही, और ये बहुत बड़ी गलती की आप जी लोगों को। सर, बाकी सब कुछ करती रही, लेकिन जमात इस्लामी को जो फिनिश करना था वो काम नहीं किया हसीना से, तो उसी का जो है वो खामियाजा भुगत रही है आज। आज देखो इनका मतलब इनकी वल्नरेबल सेंस ऑफ क्या, मैं वल्नरेबिलिटी कह दो या लुक एट देयर लिमिट, मतलब हाइट ऑफ टॉलरेंस, इंटॉलरेंस। 1 लाख है अहमदिया बांग्लादेश में। 1 लाख से तुम इतने घबरा गए हो यार? एक तो ये देखिए सर कि हम लोग सब जानते हैं कि ये क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका को हम सब जानते हैं कि वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को कैसे वेपनाइज करता है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और वहां पर व्यवस्था बदलने के लिए, रेजिम चेंजेस के लिए। अब देखिए सर, ये अमेरिका का क्या क्या रोल है? जिस जिस ब्रेजननेस से, मतलब शरेआम गुंडागर्दी से यूनिस को बिठाया सर, बांग्लादेश के ऊपर पूरी गुंडागर्दी से उसको बिठाया है अमेरिका ने। और उससे बड़ा आप देखिए, ये गुंडागर्दी का रिश्ता 3 महीने के अंदर में, ये यूनिस मियां, शुड आई एड नोबेल लॉरिएट, 3 महीने के अंदर में ये नोबेल लॉरिएट यूनिस मियां जाते हैं एक फंक्शन अटेंड करने अमेरिका में, ऑर्गेनाइज बाय द क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव। और वहां किसको ले जाते हैं? अब वही जो मैंने कहा, ये जो महफूज आलम है उसको लेके जाते हैं, और बड़े प्राउडली उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और कि यही है, ये देखो ये लोग हैं जिन्होंने सारा का। और क्लिंटन जो है वो मतलब बड़ा इंटेलिजेंट होके ऐसे ऐसे क्लैपिंग कर रहे हैं। ये मुझे सब कॉन्टिनेंट की, ये मुझे मैं क्या कहूं, ये जो रवैया जो है
ये आज तक समझ में नहीं आया। अरे तुम कितने गिरे हुए हो यार, तुम अपने देश की आंतरिक व्यवस्था को, जो आपका इंटरनल डायनेमिक्स है, उसको जाके आप फॉरेन सॉइल पर ये डिस्कस करने गए हो, जो हमारा ये शहजादा भी करता है। सर, कोई कोई सही मां का बेटा ये नहीं कर सकता है। यू नो व्हाट इट इज लाइक कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का आपके यहां, मतलब बाइडेन और मान लीजिए ट्रंप का यहां इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में डिबेट हो जाए, या ये वहां पर आके मोदी साहब के सामने उनको परेड किया जाए कि देखिए आपका, या किसी वेस्टर्न का, अमेरिका की बात छोड़ दो, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज से आप सोच सकते हो ये कैसी मानसिकता है। ये वही मानसिकता है कि जो अमेरिका जो है वो स्वर्ग है, मेरा बेटा वहां पढ़ता है, मेरी बेटी पढ़ती है, कोई जहाज में मिल जाएगा आपका। अच्छा, अभी 3 महीने में अमेरिका में बिता के आया हूं। कहाँ थे सर? तो मैं शिकागो में था। ओ हो। सर कैसा था? तो ठीक था, अच्छा था, मैं मिलने गया। ये वो अब थोड़ा कम हो गया है। मेरा बेटा वहां पे 50 लाख रुपए महीने कमाता है। सो वो डॉलर को कन्वर्ट कर करके, मतलब पता नहीं, दे मस्ट बी, उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, जो भी ये करके। ये मानसिकता है सर हमारे, वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवे, तो तो आप थोड़ा इसका अब आप कंक्लूजन में बताएं कि क्या आगे क्या जी होना जी चाहिए। जी, नहीं अब क्या है सर कि ये क्यों ले गया क्लिंटन के पास? क्योंकि बाइडेन के टाइम में आपको मालूम है, हिलरी क्लिंटन और ये बराक ओबामा, ये गैंग जो चलाती थी डेमोक्रेट्स की, अ, बांग्लादेश अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो खुद शेख हसीना ने रिवील कर दिया था। जो कि उन्होंने कहा था, सेंट मार्टिन आइलैंड की बात की थी, वो क्रिश्चियन कंट्री की बात की थी उन्होंने बनाने की। और आपको शेख हसीना की इस बात को बहुत सीरियसली लेना होगा कि वो 20 साल प्राइम मिनिस्टर रही वहां का। उससे ज्यादा उसने पूरे बांग्लादेश को बर्थ से लेके आज तक वो पूरा कंटूर्स और उसके ट्राजेक्टरी उसने देखा है। अब सर, जस्ट लेट मी गो थ्रू, आई विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी अमेरिका का क्यों ये पूरे रीजन में आग क्यों लगी हुई है सर, मैं आपको बता रहा हूं। एंड बाय द वे, अब मैं 3 फ्रंट सिचुएशन से, अब मैं ये 4 फ्रंट सिचुएशन पे भारत आ गया है। द बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश रीजन इज द न्यू 4th फ्रंट। इस पर कभी आगे 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 चर्चा होगी। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसका वो अगर सक्सेसफुल हो जाए पूरी तरीके से, इन टर्म्स ऑफ चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन टर्म्स ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए, तो वो पूरा जो मैरीटाइम डायनेमिक्स है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में, वो बिल्कुल ऑल्टर हो जाएगा, वो बदल जाएगा। चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तो खत्म करवा दिया मुनीर मियां से, और यहां पे चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर खत्म करवा दिया यूनिस मियां से। और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अराकन आर्मी और ये सब हुआ था, वो अभी भी कुछ हद तक कायम है। जो हुंटा जो है
वो फिर से अपना वर्चस्व कायम कर रही है धीरे धीरे, लेकिन इसके पीछे यही था। चाइना, ये जो बेल्ट ट्रेड इनिशिएटिव, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमी, तभी तो वो मांग रहे थे ना सोना दिया आइलैंड। वो भी प्रेशर था इस पे, शेख हसीना पे। तो दूसरी बात की वो क्यों, ये आग क्यों लगी हुई है? ये आग लगी हुई है रेयर अर्थ के कारण से। कचिन एरिया में आपको मालूम है भारी मात्रा में रेयर अर्थ है। चाइना का जो रेयर अर्थ माइनिंग है उस पे 60% उसका मोनोपोली है, और रिफाइंड प्रोजेक्ट उस रिफाइंड प्रोडक्ट्स में उसका 90% मोनोपोली है। ये इट्स अ वेरी वेरी स्केरी सिचुएशन। और ये दुनिया अभी रेयर अर्थ पे चल रही है सर। 20th सेंचुरी पे ऑयल पे चलती थी, अब रेयर अर्थ में। अब बताइए, ऐसा सिचुएशन तो ऑयल को लेके भी कभी नहीं था। तो अब क्या है कि वो कचिन क्रिश्चियन है। जो मैंने कहा 60% रेयर अर्थ का माइनिंग चाइना के हाथ में है, और उस 60% का 60% जो है वो आपका कचिन एरिया से आता है। तो वहीं पे एक क्रिश्चियन फैक्टर भी आ जाता है, क्रिश्चियन लैंड भी आ जाता है आपका। इसीलिए आपके यहाँ मणिपुर में आग भी इसीलिए लगाई लगाई गई है। और आप लोगों ने, आपने जो भी कहा शुरुआत में कि बिल्कुल ये एक वहां से एक क्रिश्चियन लैंड भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के टेरिटरी से कार्व आउट कराने की बिल्कुल बिल्कुल इनकी प्रयास जारी है। तो दर्शकों को तो मालूम है कि आप रेयर अर्थ निकाल ले तो कुछ भी, सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन्स, मॉडर्न वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी इसके बिना संभव नहीं है। लेकिन अब आप जो पूछ रहे थे कि आगे हमारा क्या ये होगा, देखिए ऐसा है सर कि जहां तक रशियंस का सवाल है, तो रशियंस ने, ऐसा नहीं है, उनकी जो रोल है वो थोड़ी धूमिल हो गई थी, थोड़ी डिक्लाइन की थी। लेकिन रशिया इज ऑल्सो मेजर प्लेयर, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है वो रूपपुर में, 100 एंड सम किलोमीटर अवे फ्रॉम ढाका। ये 2 से 4 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट, $20 12.65 बिलियन वहां पर ये किया है। और ये भी आपको बता दें कि रशिया ना केवल एक यहाँ पर एम्बेसी है रशिया का बांग्लादेश में, उसका एक कॉन्सुलेट जनरल भी है यहाँ पे आपके चिटागोंग में। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस दे आर गिविंग टू, सो दैट इज ऑल्सो ए प्लेयर। और ये भी आपको बता दें आपके दर्शकों के कि 75 के बाद जब असैसिनेशन हुआ शेख मुजीबुर रहमान का, तो उसमें यूएस, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश सब ने सोवियत इंटरवेंशन को अपोज किया था, और 1980 मॉस्को ओलंपिक्स को बाइकॉट किया था। इसलिए जो यूएस रशिया राइवलरी है बे ऑफ बंगाल में कोई नई बात नहीं है। अब भारत का क्या है? ऐसा है दीक्षित साहब कि जहां तक बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर, और या बांग्लादेश के बॉर्डर्स का सवाल है, इंडिया एनवेलप करता है, इंडिया एनवेलप्स बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर बॉर्डर उसका भारत के साथ है। 5 स्टेट पे इंपैक्ट करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना। 5 स्टेट, 4 चारों तरफ से वो हम उसको एनवेलप करते हैं। एक छोटा सा उसका रिलेटिव टर्म्स में 271 किलोमीटर का बाद म्यांमार पे है। हमको ये एहसास होने की जरूरत है कि बांग्लादेश कैन नॉट लिव विदाउट इंडिया, बांग्लादेश कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडिया। ये जान लीजिए, आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं। मैप दोबारा देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। और
जिसने भी इस ज्योग्राफिकल ट्रूइज्म, ये भौगोलिक सच्चाई को नकारा है, जब भी नकारा गया है, बंग उसके स्प्लिट हुआ है सर। पाकिस्तान के हुक्मरान, वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इसको नकारा और स्प्लिट हो गया। और अब अगर ये भी नकारेंगे सर इस ज्योग्राफिकल ट्रूइज्म को, तो बांग्लादेश भी स्प्लिट करेगा। इसके लिए हमारी सोच, हमारी योजना, ये दोनों जो है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल हालात कुछ ही हद तक, आप मैंने बताया ना कि जो एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स हैं, अमेरिका, चाइना, ये वो, उनके लिए तो एक चेस बोर्ड है ना सर। लेकिन हमारे लिए बांग्लादेश एग्जिस्टेंशियल ये है, एक एग्जिस्टेंशियल मुद्दा है, क्योंकि वो कभी हमारे देश का हिस्सा था और बड़े आर्टिफिशियल तरीके से उसको ये किया गया। खास करके जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को जिस तरह से बांग्लादेश का हिस्सा बनाया गया, वो तो अपने आप में बिल्कुल मतलब एक तरह से उसको मैं क्या कहूं, इट वाज द बिगेस्ट फ्रॉड कमिटेड ऑन इंडिया बाय द ब्रिटिश। और आपने वो लाइन को क्यों मान लिया सर? वो क्यों नहीं मान लेते? नेहरू जी तो उनके बच्चे थे। ठीक है ना सर। अब है क्या सर कि जिसने भी इस ज्योग्राफी के डिक्टाट को इग्नोर किया वो सफर करेगा। दूसरा है सर कि ये यूनिस मियां, आप सोचो कितना बड़बोलापन। चाइना ऑन ए फॉरेन सॉइल, दिस बी सेज कि ये सेवन सिस्टर्स जो है ये लैंड लॉक्ड है, और कहता है कि बांग्लादेश, वी आर द गार्जियंस ऑफ द ओशन। ये प्रोवोकेशन देखिए इसका। और ये बिल्कुल वो तो अमेरिकन भाषा की बात कर रहा था, शायद उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिख के भेजा होगा इसको। एनीवे सर, देखिए क्या है कि पाकिस्तान, ये भी आपको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान एक एक देश नहीं, एक आइडियोलॉजी है। वो तो है, वो तो है। ठीक है, ये आइडियोलॉजी जो है बांग्लादेश में भी एग्जिस्ट करता है और भारत में भी मुसलमानों में यही आइडियोलॉजी ऑपरेट करता है। तो आप ये जो हिंदुओं के खिलाफ आप जो देखते हैं, ये सॉरी जो 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 कुछ भी ये हिंसा और जिस तरह से बर्बरता से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो इसलिए है कि वो पाकिस्तान के आइडियोलॉजी से, उस प्रिज्म से हिंदुओं को देखते हैं कि ये इंडिया मीन्स हिंदूज, हिंदूज सॉरी हिंदूज मीन्स मीडिया इंडिया। और अगर आप बांग्लादेश और बंगाल को आप देखते हैं, तो मेरा अनुरोध है दर्शकों को कि कृपया उनको एक ही जिहादी इकोसिस्टम के नजरिए से देखिए। आप अलग अलग नहीं है। उनके लिए बॉर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, फेंसिंग आपके लिए है। उन्होंने फेंसिंग नहीं लगवाई है, आपने लगवाई है, क्योंकि आपको उनके आइडियोलॉजी से खतरा था। उनको उनके लिए फेंसिंग का कोई मतलब नहीं होता है। वो जो आइडियोलॉजी है, वो कोई भी आप 100 मीटर ऊंचा भी अगर फेंसिंग लगा देगो तो उसके भी ऊपर से वो आइडियोलॉजी चली जाएगी और उसके अंदर से चली जाएगी। दूसरा है सर कि ये भी एहसास होना चाहिए कि पूरा जो स्ट्रेटेजिक फोकस है साउथ एशिया का, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से शिफ्ट करके बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल रीजन पे आ गया है। और ये चिंता करने की जरूरत है कि अगर आप हालात अपने नहीं अगर नहीं संभला, तो आपके बिम्स्टेक का क्या होगा और आपके एक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या होगा। कार्रवाई की जरूरत जी, है।
अब दीक्षित आइए साहब फिर। आप पूछेंगे क्या कार्रवाई हो। कार्रवाई ये है सर कि ये केवल फिजिकल लेवल पे कार्रवाई की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल लेवल आप तो 48 घंटे पे ढाका को ठोक के बर्बाद कर सकते हैं, वो एक एक तरीका है चिटागोंग हिल ट्रैक्सिंग, वो दूसरा ही, वो सब फिजिकल कार्रवाई है। आइडियोलॉजिकल लेवल पे कार्रवाई कीजिए सर। एंड आई एम सो हैप्पी कि आइडियोलॉजिकल जो जो आइडियोलॉजी को कंटेस्ट जो किया, जो भी कंटेस्ट हो रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं किया है, वो आपकी तरह जो प्लेटफॉर्म्स है उनके द्वारा हो रहा है। और बहुत बहुत मैं क्या कहूं, उसका बहुत फर्क पड़ रहा है सर, बहुत फर्क पड़ रहा है। And that is where I see the potential, of platforms like, Jaipur Dialogue. लेकिन उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बांग्लादेश में जो कि प्रो इंडिया है। मैं कई बार वहां पे गया हूं, प्रो इंडिया है। मैं ये नहीं कहता हूं मेजॉरिटी में है, लेकिन इट्स अ सब्सटैंशियल। और इनको आपको मजबूत करना होगा। किस तरह से मजबूत करना होगा? एक इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के होने के नाते मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तरीके बहुत हैं। मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।